बेटे माई सेल्फ गोपाल शर्मा, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज हम लोग 11th का अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटे हम लोगों ने क्लास 9th क्लास 10th दोनों में ही इसके केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं। उसमें से हम कुछ पार्ट शुरू कर रहे हैं जो कि 11th में आपका है और उसके बाद इसको एलेबोरेट करेंगे। तो पहले तो कुछ पार्ट वो पढ़ेंगे जो पहले से पढ़ रखा है, वो आपकी 11th क्लास में एनसीईआरटी में शुरुआत के 2-3 पन्नों में दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को एलेबोरेट करेंगे आपके पूरे सिलेबस के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टर्म आता है दैट टर्म इज एटम। एंड व्हाट इज एटम? तो उसके लिए लिखेंगे दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which takes part in chemical reaction। यहां पे 2-3 बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। पहली बात तो मैटर, हम सभी लोग जानते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस and have mass। anything that occupies space and have mass is known as matter। इसका मतलब मैटर, हर चीज मैटर है। मैंने पेन पकड़ रखा है, ये भी मैटर है। आपका वाटर है, वो भी मैटर है। आपकी टेबल है, वो भी मैटर है। आपके हाथ में जो पेन है वो भी मैटर है। ये बोर्ड है, वो भी मैटर है। हर चीज मैटर है। वो ये कह रहा है दूसरा टर्म दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बेटे मैं ये नहीं कह रहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी कैटेगराइज कर दिया और मैं ये कह रहा हूं दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब स्मॉलेस्ट में वो कौन सा, देखो आगे, विच टेक्स पार्ट इन और थर्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये 3 चीजें समझिए। पहली बात तो मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। मैटर के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट है। तो एवरीथिंग इज दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में एटम से छोटा कोई भी पार्ट जो है टेक पार्ट नहीं कर सकता। ऐसा एटम से छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है जो केमिकल रिएक्शन करा सके। तो पहली बात यही आती है कि दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी बात यह है इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली in the nature। ये फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। इसमें बेटा एक नोट लिख लेंगे। क्या नोट लिख लेंगे? ओनली द एटम्स ऑफ noble gases freely exists in the nature। सिर्फ नोबल गैसेस के जो एटम्स होंगे वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। नोबल गैसेस के कौन से एटम्स हैं? देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप इनको याद नहीं कर पा रहे हो तो एक मैं गाना बता देता हूं,
आप लिख लीजिए हीना, नीना और करीना जीती रहे। हीना HE, नीना NE और AR, करीना KR, जीती XE और रहे R। और मैंने इसके नाम भी बता दिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यही ऐसे एटम्स हैं जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बाद बाकी कोई भी एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो या तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली बात हम लोगों ने ये सीखी कि व्हाट इज एटम। हमारे पास अप टिल नाउ ये कुछ पॉइंट्स बेटा लिख लेना जो मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूं, ये काम आएंगे। अप टिल नाउ only 117 elements are known to us। इसका मतलब how many different type of elements are there? There are 117 elements. Although each and every of the element and majority of them have 2 or more than 2 isotopes, so the number of atoms are about twice or thrice or more than twice or thrice as compared to the number of elements, because each elements has their isotopes। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि एटम दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, आइसोटोप, आइसोबार, इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा, आगे भी समझाऊंगा। तो अभी तो ये समझिए कि 117 एलिमेंट्स अभी हमारे पास हैं। चलिए ये नोट कर लीजिए, मैं आगे वाली बात करता हूं आपसे। ये पहली बात है एटम। अब देखिए मैंने बताया नोबल गैस ही ऐसे एटम्स हैं जो कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, बाद बाकी कोई भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड इज मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल के लिए मैं लिख रहा हूं बेटे दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which exists freely in the nature। मैंने आपको कहा था ना कि स्मॉलेस्ट को हमने कैटेगराइज कर लिया है। उस केस में हम कह रहे थे दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो एटम था। और इस केस में हम क्या कह रहे हैं? दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर। तो फ्रीली इन द नेचर में एटम में हमने क्या कहा था, याद करो। एटम में अभी हमने कहा इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर। तो इसका मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो नेचर में 100% फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, उसका एग्जिस्टेंस होगा। अब बेटे जरा ध्यान से देखिए क्या किस तरीके से इसको डिवाइड किया है हम लोगों ने। इसके 2 पार्ट्स हम लोगों ने किए हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए। नंबर फर्स्ट, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, और नंबर सेकंड हीट्रो न्यूक्लियर molecules। तो what are homonuclear molecules and what are heteronuclear molecules?
देखो बेटा, एनीवेयर इन द साइंस, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कहीं पर भी होमो वर्ड यूज हो, इट मींस सेम। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये याद कर लीजिएगा, होमो यहां लिख देता हूं, होमो वर्ड अगर यूज होगा तो उसका मतलब है सेम, और अगर हिट्रो मतलब यूज होगा तो उसका मतलब है डिफरेंट। ये एनीवेयर इन द साइंस, कहीं पर भी यूज हो रहा है तो ये वर्ड ध्यान रखिए, होमो वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब है सेम, और अगर हिट्रो वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब है डिफरेंट। जरा ध्यान से देखेंगे, होमो न्यूक्लियर, बेटे थोड़ा सा क्लास 10th को याद कीजिए, हम लोगों ने कहा था कि अगर देयर इज ए एटम, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। यही तो बात कही थी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना रहा यहाँ पर। ये पहला वाला शेल है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बाद बाकी शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, इस तरीके से। तो अगर ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है तो इसका मतलब होमो न्यूक्लियर का मतलब उनके न्यूक्लियस सेम होंगे। तो न्यूक्लियस तो सेम तभी होंगे जब एटम सेम होंगे, अगर एटम सेम नहीं होंगे तो न्यूक्लियस सेम नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम हीलियम के एटम के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करेगा तो उसके न्यूक्लियस भी सिमिलरिटी शो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब होमो न्यूक्लियर का मतलब हो गया जिसमें सेम टाइप के एटम्स आ रहे हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, देखो O2, N2, P4, S8, ये सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। आप और लिख सकते हो Cl2, Br2, इस तरीके से आप लिख सकते हो, H2। ये इन सब को जरा ध्यान से देखिए, इनमें क्या है एटसेट्रा, इनमें क्या है, इनमें इसमें ऑक्सीजन के ही 2 एटम हैं, इसमें नाइट्रोजन के ही 2 एटम हैं, इसमें फास्फोरस के 4 एटम हैं, इसमें सल्फर के 8 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना है, क्लोरीन के 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बने हैं, ब्रोमीन के 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बने हैं। तो एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है बेटे, उस फॉर्मेशन में क्या हो रहा है ये समझिए। एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो है वो क्या हो रहा है, एक ही टाइप के, एक ही एलिमेंट के एटम्स इन्वॉल्व है, और एक ही एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स इन्वॉल्व हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो O2, N2, P4, S8, Cl2, Br2, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात क्या कहलाएंगे, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अपने आप बात समझ में आ रही है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जहां डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। जैसे देखो CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें एक कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। मैं कह रहा हूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम, अलग अलग टाइप के एटम, कार्बन ऑक्सीजन, अलग अलग टाइप के एटम्स, अलग अलग एटम्स, डिफरेंट एटम्स आर इन्वॉल्व, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से वाटर, देखो ये मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो डिफरेंट इन्वॉल्व हो गए या नहीं हो गए। मैं कहता हूं अमोनिया NH3, एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम हैं, डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। मैं कह रहा हूं CH4 मीथेन, क्या है बेटा, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, जिसमें डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, और जिसमें सेम टाइप के एटम्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट which exist freely in the nature, तो जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब अगर कहीं पर आपको वर्ड दिखाई मिले ऑक्सीजन, इसको ध्यान देना, ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अगर आपको वर्ड ऐसा दिखाई मिले कि ऑक्सीजन ये लिखा मिले, तो अगर इसका फॉर्मूला आपको चाहिए तो इट मस्ट बी O2 नॉट O, बिकॉज O इज ए एटम एंड ऑक्सीजन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर।
कौन से एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में? ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस फ्रीली एग्जिस्ट इन द नेचर। इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन जो O2 है के फॉर्म में लिखा जाएगा, O के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को आप क्या लिखेंगे? N2, N नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे वर्डिंग्स में कह दी जाए कि नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2। मेरी बात समझ में आ गई? आपसे कह दिया जाए क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, Cl नहीं है क्लोरीन का फॉर्मूला, क्लोरीन जो है Cl2। आपसे कह दिया जाए कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2। मेरी बात समझ में आ रही? तो हम लोग जो है मॉलिक्यूल क्या है? दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर। तो यहां पर ये वर्ड्स यूज होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उस समय बच्चे ऑक्सीजन का फॉर्मूला O लिख देते हैं, नहीं नहीं, क्या लिखेंगे? O2, क्योंकि O तो फ्रीली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हां, अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एटम, तो आप O लेके चल सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? इसको नोट डाउन करो बेटे, फिर आगे बढ़ते हैं। इन सब के नाम मालूम है ना? मैं दोबारा बता देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, मीथेन एटसेट्रा, ये जितने भी। नोट डाउन कीजिए, आगे बताता हूं। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूं। बेटे, नाउ द थर्ड टर्म इज रेडिकल। व्हाट आर रेडिकल्स? रेडिकल्स में देखिए मैं लिख रहा हूं, रेडिकल्स आर चार्ज्ड स्पीसीज। रेडिकल्स चार्ज स्पीसीज होते हैं बच्चों। ध्यान देना, हमारे पास दो ही तरीके के चार्ज हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब रेडिकल्स के दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक को तो हम कैटायंस कहेंगे और एक को हम एनायंस कहेंगे। जो कैटायंस होंगे उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो एनायंस होंगे उनमें निगेटिव चार्ज होगा। और कोई तीसरा चार्ज तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, कहीं भी पढ़िए, आइदर द सब्सटेंस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और द सब्सटेंस इज निगेटिवली चार्ज्ड। और एक बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर न्यूट्रल भी पढ़ाया गया, तो न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? विच हैज नो चार्ज। तो मैं तो चार्ज की बात कर रहा हूं ना, नो चार्ज की बात तो कर नहीं रहा। तो चार्ज कितने तरीके के हो सकते हैं? दो, पॉजिटिव और निगेटिव। जरा देखिए, एक रिएक्शन की बात कर रहा हूं और उस रिएक्शन को आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो उस रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। बेटे, एसिड प्लस बेस अगर मिल गया, मिला दो इन दोनों को, एक बीकर ले लो, एसिड डालो, बेस डालो, क्या बन जाएगा? साल्ट प्लस वाटर। ये एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है जो आपने पढ़ी होगी, और इस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड और बेस को आपस में मिलाइए, मिलाने से यू विल गेट ए सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज नोन एज साल्ट. इट मींस व्हेन द एसिड विल रिएक्ट विद ए बेस, इट विल फॉर्म a new compound known as salt plus water will be removed, then this reaction is known as neutralization reaction. कोई भी ले लेता हूं, वही जो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा है वही ले लेता हूं. एसिड ले लेता हूं बेटे मैं HCl, बेस ले लेता हूं मैं बेटे NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे, बना लेंगे बेटे NaCl प्लस क्या बना लेंगे बेटे? वाटर. एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर क्या है, HCl की रिएक्शन NaOH से हमने की, तो HCl और NaOH आपस में मिलके NaCl बना लिया और साथ में वाटर रिमूव हो गया. NaCl इज साल्ट. वैसे तो NaCl का नाम कॉमन साल्ट होता है, हम लोग जनरली अपने घरों में नमक को साल्ट कहते हैं बिकॉज इट इज ए साल्ट. लेकिन साल्ट है क्या? साल्ट इज फॉर्म व्हेन द एसिड्स आर रिएक्ट विद द बेसिस, देन एवरीथिंग इज द साल्ट. जैसे देखो, अगर मैं H2SO4 में NaOH मिलाऊं, 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो Na2SO4 बनेगा. ये भी क्या है? साल्ट. क्योंकि एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन की, तो क्या बनेगा बेटे? साल्ट. तो आप ये मत समझ लेना कि ये नमक, साल्ट मतलब नमक, घर वाली थ्योरी नहीं. साल्ट कब बनता है? एसिड व्हेन ट्रीटेड विद ए बेस, ए न्यू कंपोनेंट इज फॉर्म्ड दैट इज नोन एज साल्ट. ये बन गया. अब जरा ध्यान से देखिए क्या सिखा रहा हूं मैं आपको. हम तो रेडिकल पढ़ रहे थे, तो हम लोग रेडिकल सीखेंगे. देखिए बेटे, NaCl किस किस से मिलके बना? थोड़ा 10th क्लास याद कीजिए. 2 चीजों से मिलके बना. Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर एक निगेटिव चार्ज है या नहीं है? तो ये 2 रेडिकल्स बन गए, कैटायन और एनायन. अब जरा इसके नए नाम सुनो. Na पॉजिटिव कहां से आया? अरे जो मिलाया वहीं से तो आया. तो क्या मिलाया? बेस मिलाया. NaOH से ही तो Na आया होगा. तो ये क्या है हमारा? बेस. तो बेस से Na आया, तो Na पॉजिटिव मतलब जितने भी कैटायंस हैं उन सब का नाम हो गया बेसिक रेडिकल्स. जितने भी कैटायंस हैं उन सब का क्या नाम हो गया? बेसिक रेडिकल्स. और Cl निगेटिव कहां से आया? HCl से आया. HCl क्या है? एसिड है. तो इसका क्या नाम हो गया? जितने भी एनायंस हैं उनको हम क्या कहेंगे? एसिडिक रेडिकल्स. क्लियर हो गया बच्चों? तो नाउ द कैटायंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एनायंस हैविंग नेगेटिव चार्ज, उनको हम लोग अब नए रूप में क्या कहेंगे? कैटायंस को बेसिक रेडिकल्स और एनायंस को एसिडिक रेडिकल्स. तो यही मैंने ऊपर लिखा था. व्हाट आर रेडिकल्स? रेडिकल्स आर चार्ज स्पीसीज. जो रेडिकल्स हैं वो क्या होते हैं बेटे? चार्ज स्पीसीज होते हैं. और उनमें कौन सा चार्ज हो सकता है? चार्ज 2 ही तरीके के होते हैं, कैटायंस या एनायंस. कैटायंस में पॉजिटिव चार्ज, एनायंस में नेगेटिव चार्ज. और हमने एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करा के साल्ट बना लिया. ये एक एग्जाम्पल दिया जिससे कि आप इनको समझ पाएं. साल्ट बनाया, एसिड लिया HCl, बेस लिया NaOH, साल्ट बना NaCl, और जो NaCl साल्ट बना उसमें Na पॉजिटिव बना, Cl निगेटिव बना, वाटर बना. समझ बात आ रही है? तो क्या हो जाएगा? इस Na पॉजिटिव
कैटायन कहां से आया, NaOH से आया। NaOH क्या था, बेस। तो जितने भी कैटायंस हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बेसिक रेडिकल्स। और जितने भी एनायंस हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि Cl निगेटिव कहां से आया, एसिड से। तो जितने भी एनायंस हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एसिडिक रेडिकल्स। तो एक हो गए आपके बेटा बेसिक रेडिकल्स और दूसरे हो गए आपके बेटा एसिडिक। मैं कुछ लिखा भी दूंगा, राइट डाउन। मैं अगला बताता हूं।